आज के सेशन में हम करने वाले हैं ऐसी बातें जो हमारे मन में छुपी हुई हैं। किसी से पूछने से हमें लग रहा है कि यार ये मुझे जज ना करे, तो हमें दिखाई दे रहा है जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसका वेटेज कितना था बेटा, 16 मार्क्स। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी कुछ कम नहीं है, छोटू सा चैप्टर है, कभी 6 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, कभी कभी 4-6 मार्क्स का भी आ रहा है। 5 साल के PYQs करके ही जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाई देना चाहिए कि भाई अगर मेरा गोल है 70 on 70 तो मैं कोई भी चैप्टर स्किप करके नहीं जाऊंगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। सो बेटा, दिस इज रिंकल त्यागी, योर बायोलॉजी मेंटोर। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज के सेशन में हम करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे मन में छुपी हुई हैं। किसी से पूछने से हमें लग रहा है कि यार ये मुझे जज ना करे, 70 on 70 लाएगा ये। तो यस बेटा, इस सेशन में हम यही बातें करने वाले हैं। अपने बायोलॉजी के थ्योरी एग्जाम में कैसे हम 70 on 70 अभी से अगर हम चीजें करेंगे तो ला सकते हैं। तो यस, सबसे पहले तो एक रिलेटेबल बात मैं आप सभी को बोलूंगी, दैट इज आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है? तो यस बेटा, आपके बायोलॉजी के इस वाली प्रॉब्लम के लिए ये वाला सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी का होता है कि मैम एक बार हमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो बेटा ये ब्लूप्रिंट है 2024 एग्जाम का, जहां पे आपको बताया गया है कि कौन सी यूनिट का वेटेज कितना रहा था 70 मार्क्स में से। तो हमें दिखाई दे रहा है जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसका वेटेज कितना था बेटा, 16 मार्क्स। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट है 20 मार्क्स। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 12 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स और बन गए 70 मार्क्स। तो सबसे पहले तो आपको यह दिखाई देना चाहिए कि भाई अगर मेरा गोल है 70 on 70 तो मैं कोई भी चैप्टर स्किप करके नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो, चाहे सिलेबस ज्यादा है चाहे टाइम कम है, बहुत आसान तरीके से कैसे हम चीजें कर सकते हैं सब बताऊंगी, सुनते जाओ पहले। अब मैम इसमें जरा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिए, मतलब थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया था। तो ये रहा बेटा आपके लिए स्टैटिस्टिक्स डेटा, देख लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट भी देख लो। खैर हम तो सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बेटा, अब तो ये चैप्टर नहीं रहा, तो इस पे हम लगा देंगे एक रॉन्ग। उसके बाद हम देख रहे हैं SRFP चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हर बार अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज में बोलूं तो बेटा 10 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम सबका फेवरेट टॉपिक, ओके। तो बेटा ये भी कुछ कम नहीं है, लगभग अप्रॉक्स 10 नंबर का ये भी आ ही रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑन एन एवरेज 3-4-5 नंबर का आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, 10-11 नंबर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन जेनेटिक्स का पार्ट 2, 10 to 11 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बेटा हमें दिखाई दे रहा है कितने मार्क्स का है, 7-4-5 दिखाई दे रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा देखो 8-9-5। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट वाला चैप्टर अब सिलेबस में नहीं रहा है, ठीक है, तो इस पे भी हम लगा देंगे रॉन्ग। तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये वाले मार्क्स इधर और इधर ही एडजस्ट होने हैं। यस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी कुछ कम नहीं है, छोटू सा चैप्टर है। डेटा तो है देखो याद करने वाला बहुत सारा, लेकिन छोटू सा चैप्टर है, कभी 6 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, कभी कभी 4-6 मार्क्स का भी आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर काफी वेटेज वाला, अप्रॉक्स 10 नंबर बेटा, अप्रॉक्स 10 नंबर। उसके बाद दूसरा वाला चैप्टर अप्रॉक्स 3-5-4 मार्क्स दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अगेन मुझे दिखाई दे रहा है 8 मार्क्स का आया था 2024 में, उससे पहले 2 and 6। इकोलॉजी मिलके अभी हमने देखा था 10 मार्क्स लगभग बन रहे थे। इकोसिस्टम ये चैप्टर है, कौन सा नहीं है बेटा इसमें, इन्वायरमेंटल इशू अपना चैप्टर नहीं है। तो यहां से मुझे डेटा दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। बाकी हमें करने तो सारे ही चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट जो चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं, यस और नो। उसके बाद बेटा अब मैम आपने ये सब तो बड़ी आसानी से हमें बता दिया कि ये चैप्टर्स हैं, इतने इतने मार्क्स के आ रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर हमें ये देख के डिमोटिवेशन हो रहा है इस टाइम पे, भाई मैंने भी बोर्ड्स दिए हैं, मैं अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। मुझे याद है वो सेशन, मतलब वो टाइम जब एग्जाम होने वाला था और लेजिटली केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर पे मैंने डर के मारे वॉमिट कर दिया था ऐसा। तो ठीक है, ये सब जनरल प्रॉब्लम है। बाद में पता चला कि यार इतना भी कुछ नहीं होता है, सिंपल बस तुम्हें अपना सिलेबस करना होता है और एग्जाम लिख के आना होता है। पर इतनी आसान हमारी थिंकिंग तो नहीं होती ना। बट देखो सीधी सी बात है, अगर हमें लग रहा है कि उसने हमसे ज्यादा पढ़ा है, उसके तो प्री बोर्ड में हमसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उसके हर टेस्ट में ज्यादा नंबर आए हैं, मेरा क्या होगा, मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करी, इस सब से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जितना जरूरी है अब पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एग्जाम की डिमांड से आपने अभी उसको फुलफिल कर दिया तो आप मार्क्स ला सकते हैं। घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, मेरे इंग्लिश के एग्जाम में बेटा ऐसा हुआ था, मेरे इंग्लिश के पेपर में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने टाइम से लेट किया हो। लेकिन मुझे बोर्ड एग्जाम वाले दिन कभी नहीं, 9th 10th 11th 12th हमेशा टाइम से पहले मैं खत्म कर देती थी। लेकिन बोर्ड के टाइम पे क्या हुआ, मुझे इतना स्ट्रेस, मेरा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का था, इतना स्ट्रेस मैंने ले लिया था कि लाइफ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आंसर लिख रही थी और मैम आ गई थी आंसर कॉपी शीट कलेक्ट करने। तब मैंने खुद को समझाया कि यार रिंकल, चीजें लाइटली ले, चीजें लाइटली लो, समझनी है, याद करनी है, टिप्स पे रखनी है और एग्जाम में सॉल्व करके आ जानी है। दिस इज इट। ओवर थिंकिंग करके तुम चीजें खराब कर रहे हो। मैंने बताया ना, मैंने कभी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टाइम मेरे को कम पढ़ा हो। तो यस बेटा, कोट हमने देख लिया, अब क्या करना है मैम, क्या कर सकते हैं अब हमें आप ये बता दीजिए कि बायो में बेटा ये कर लो। या तो आपका रिवीजन प्रॉब्लम चल रहा है कि रिवीजन कैसे करें, या फिर बेटा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि मैम पढ़ तो लिया है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करें। जेनेटिक्स, हाय राम, मॉलिक्यूलर बेसिस इतना बड़ा चैप्टर है, बॉटनी के तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, क्या करेंगे, जूलॉजी के इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, क्या करेंगे, इवोल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा है। थामा आइए चलते हैं। अब क्या करना है, तरीका बता रही हूं बेटा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिया मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो फिर देखो ध्यान से, बस प्रॉमिस तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तरीका मैंने बता दिया, फॉलो आपको करना पड़ेगा बेटा, फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं बोलूं कि अब हमारे पास क्या टाइम है बेटा, आपके लिए एकदम क्लियर कंसेप्ट करते हुए माइंड मैप सीरीज पीडब्ल्यू ने दी है एनसीईआरटी वाला चैनल पे। हमें क्या करना है, हमें उसमें जाके लेक्चर्स देखने हैं। क्या फायदा मैम इसका, बेटा शॉर्ट टाइम में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं बेटा, आपको हैंड रिटन नोट्स के तरीके में सारे लेक्चर्स समझाए गए हैं, तो जाके उनको देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, दिस इज काइंड ऑफ वन शॉट जो हमें देखना है। उसके बाद बेटा हमें एनसीईआरटी रीड करनी है, हर चीज ईमानदारी से करनी है, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करनी है। फिर हम क्या करेंगे मैम, विजेता सीरीज का ट्रेलर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, फॉलो कर लेंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माइंड मैप सीरीज देख के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटी रीड करके आपको थ्योरी वाली चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ऑल्दो वो लेक्चर में ही डन है, थ्योरी वाली चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपको लैंग्वेज समझ आएगी कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है। उसके बाद विजेता सीरीज आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए आ ही रही है। फिर बेटा सॉल्व पीवाईक्यूज, ट्रेलर मैंने भी देखा है इसका, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। फिर आपको करने हैं पीवाईक्यूज सॉल्व, 5 ईयर के मिनिमम करने ही करने हैं, 5 साल के पीवाईक्यूज करके ही जाने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 7 8 9 10 साल तक पीवाईक्यूज सॉल्व करके जा सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, पहली बात बैठ के 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे, अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलेंगे कि मैंने सब अच्छे से पढ़ा है, मैं एग्जाम अच्छे से दूंगा। भाई ये सब करने से आपके माइंडसेट को एक डायरेक्शन मिलेगी। ऐसे नहीं ये क्वेश्चन आ गया तो, ये आ गया तो, मैंने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं जो लिखूंगा मेरा क्वेश्चन सही जाएगा, मैंने सब बहुत अच्छे से मेहनत करी है, पेपर मेरा बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है, पहली बात एग्जाम सेंटर में जाने के बाद। दूसरी बात मैम, इस चीज को हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। यस बेटा, हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं इस चीज को बाय गिविंग मॉक टेस्ट। बेटा मॉक टेस्ट देने आप लोगों को,
मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे देंगे? वही टाइमर सेट करेंगे, वही स्टडी रूम में बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के उसी तरीके से पेपर को एकदम सही तरीके से लिखेंगे। अब लिखना भी, बैठने से 5 मिनट पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करोगे, लिखना भी उसी तरीके से जैसे पेपर में लिख के आओगे, क्योंकि आप उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, और जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही आपकी परफेक्ट तो होएगी। तो सही चीज की प्रैक्टिस कर लो भाई। अगर टेंशन लेने की प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम में बैठ के पता लगा बीच में पैनिक करके, फिर तो ये सब नहीं करना है। अपने आप को एकदम पॉजिटिव साइड रखो। चलो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे आसान आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स। बायोलॉजी के एग्जाम में आप आंसर्स कैसे लिख के आएंगे बेटा? आओ फिर देखते हैं। सबसे पहली बात, हम में से लगता है लोगों को कि हम लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन देखो, वर्ड लिमिट देखो, पॉइंटर्स में प्रिसाइज आंसर करो। एग्जामिनर खुश रहेगा, उसको देखते ही दिखना चाहिए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे इसने आंसर लिखा हुआ है। तो यस, फर्स्ट पॉइंट डन है। पॉइंटर्स यूज करने हैं, नीट हैंडराइटिंग लिखनी है। अब इसका मतलब ये नहीं तुम टेंशन लेने लग जाओ, हाय राम मेरी हैंडराइटिंग तो खराब है, मेरा क्या होगा भाई, मैं कैसे करूं। जैसी भी हैंडराइटिंग है, वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ना है, समझ आया? और सही तरीके से बस साफ साफ लिख देनी है, ऐसे नहीं लिख रहे तुम। क्या लिखूं? अरे जीन इज फंक्शनल यूनिट, भाई ऐसे नहीं लिख के आना। मान लो मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही है, मैं ऐसे लिख दूं, ऐसी हैंडराइटिंग है पर मैं ऐसे लिख दूं। अभी मैं खराब करके लिख रही हूं जानबूझ के, मेरी हैंडराइटिंग बहुत साफ है। जीन इज, ऐसी हैंडराइटिंग है पर मैंने ऐसे लिख दिया, तो भाई ठीक है ना, स्पेस छोड़ के लिख दिया ना। वर्ड्स के बीच में स्पेस, लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ना है, मैंने दिखा दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पेपर में ये लिखने की प्रैक्टिस करो, मैंने ये नहीं बोला कि एकदम साफ लिखने की प्रैक्टिस करो, ये नहीं बोला। जैसे आपकी राइटिंग है आप वैसे लिखो, साफ है, थोड़ी कर्सिव है, जैसी भी है, बस वर्ड्स के बीच में स्पेस रख के उसे नीट रखना है। उसे नीट रखने के लिए और क्या करना है, उसे साफ रखने के लिए और क्या करना है। अगर कुछ गलती हुई है बेटा, ऐसे नहीं काटना है, बस एक रॉन्ग लगा देना है, डन। एग्जामिनर को दिखता है वो, ठीक है, तो रॉन्ग दिख जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि ये इस बच्चे का आंसर नहीं है। उसके बाद बेटा हर क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 से 4 लाइन छोड़नी है। अगर आपके पास टाइम है तो स्केल और पेंसिल से लाइन बना देनी है, अगर टाइम है तो। जहां पॉसिबल हो वहां सुंदर सुंदर साफ सुथरे डायग्राम्स बनाने हैं हम लोगों को, और जितना पॉसिबल हो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आंसर लिख के आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया राइट पैराग्राफ तो बात अलग है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके आंसर को 4 चांद लगाने वाला टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है। पेंसिल लेके जाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, और चीजें ले जाने में कंजूसी नहीं करनी है। 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर सब लेके जाना है, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा कि 2 पेन क्यों लेके आए हो। उसके बाद ये तो बहुत ही मैंडेटरी चीज है हमारे सेशन की बेटा, ये टॉपर आंसर की बोल रही हूँ, आंसर शीट। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैंने यहां से क्या सीखा कि इन्होंने जो एमसीक्यू का आंसर किया है सिर्फ ABCD तो लिखा ही है, साथ ही साथ स्टेटमेंट भी लिखना है। मतलब ऑप्शन भी लिख के आना है और स्टेटमेंट भी लिख के आना है। जस्ट इन केस हमने ऑप्शन गलती से गलत लिख दिया तो स्टेटमेंट सही देख के एग्जामिनर हमें नंबर दे भी सकता है ना? तो ये काम का ध्यान रखना है। ऑल्दो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, हम फोकस्ड होके एकदम रिलैक्स होके पेपर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि खुद को प्रेशराइज कर लिया। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है आंसर के बीच में लाइन छोड़ी हुई है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइन भी बनी हुई है। तो यस बेटा, लाइन छोड़ के ज्यादा सी पता चले कि दूसरा आंसर सही हुआ है, बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? बाकी यही बोलूंगी, जैसी हैंड राइटिंग है वैसी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया, वर्ड्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, आंसर्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस दो, है ना? और ओवर थिंकिंग से भी थोड़ा डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव चीजों से थोड़ा डिस्टेंस करो, एकदम पॉजिटिव तरीके से जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको सॉल्व करो, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा सब, ठीक है? चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।